नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध सड़क से भी है, व्यवस्था से भी है और पर्यावरण से भी है। दरअसल झुग्गियों की हम बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी 1980 में, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने एक आदेश निकाला कि जिसकी जहाँ झुग्गी है वो उस झुग्गी का मालिक हो गया। तो जो अवैध झुग्गियाँ थी वो सब पट्टे में तब्दील हो गई और उसके बाद से झुग्गी का ऐसा काम शुरू हुआ कि मध्य प्रदेश को लोग झुग्गियों का प्रदेश भी कहने लगे। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने भोपाल के बारे में एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे करीब 1.5 लाख झुग्गियाँ हटाई जाएंगी और समय है उसका 3 महीने। और इसकी वजह यह कि मध्य प्रदेश का मंत्रालय जहाँ से सरकार चलती है, विधानसभा जहाँ से सदन चलता है, उसके आसपास से लेकर आम क्षेत्र और ख़ास सब जगह झुग्गी पसरी हुई है और उसके चलते शहर में कई बार लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत भी होती है। आज इसी पर बात करेंगे कि झुग्गी मुक्त होगी राजधानी, लेकिन कैसे होगी, कितनी दिक्कत आएगी, कितना पैसा खर्च होगा और सरकार की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो इसको सफल कर पाएंगी। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश में पॉलिटिशियन कम टेक्नोक्रेट श्री विकास बौंद्रिया जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इसलिए भी बन रही क्योंकि मध्य प्रदेश में मैंने प्रारंभ में कहा कि अर्जुन सिंह के समय झुग्गियाँ बनी, लेकिन एक काल ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया जब मध्य प्रदेश में सरकार थी सुंदरलाल पटवा की और उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल गौर। ये बात है 80-90 के दशक की, 1989 की बात है और बाबूलाल गौर ने नगरीय प्रशासन मंत्री के रहते हुए भोपाल को झुग्गी मुक्त करने का काम शुरू किया था। बाद में ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में झुग्गी मुक्त आवास युक्त वाली एक स्लोगन के साथ शुरू हुई। आज राहुल जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। दरअसल वो योजना थी बाबूलाल गौर की जिन्होंने झुग्गियों को चिन्हित करके उनको बाकायदा हटाया था और उनके लिए उनका विस्थापन किया था। अब जो झुग्गियों की बात हो रही है वो इतने बड़े पैमाने की कि झुग्गियों को हटाने में अरबों रुपए का खर्च आएगा और ये पैसा कहाँ से आएगा, शासन कैसे व्यवस्था करेगी। सबसे खास बात है कि जो झुग्गियाँ बनी हैं वो बहुत बेशकीमती इलाकों में बनी हैं। जो शहर का प्राइम पोर्शन है वहाँ झुग्गियाँ बनी हैं और झुग्गियों को हटाने के बाद जब उनको घर दिए जाते हैं तब कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि वहाँ झुग्गीवासी अपना घर बेच गए और फिर उन्होंने कहीं और झुग्गी बना ली। तो इसमें झुग्गी बनने से रोकने वाली संस्थाएं भी दोषी है, सरकार पर बोझ आता है और आम आदमी परेशान होता है। आपकी राय? राघवन जी, ये बिल्कुल आप सही कहा था आपने कि अर्जुन सिंह के जमाने में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तब पूरी राजधानी में झुग्गियां इतनी अधिक आबाद हो चुकी थी कि ये शहर पूरी तरह से झुग्गियों का कहा जाने लगा था। और ताज्जुब की बात है कि राजधानी का वो इलाका जो इलाका सबसे महंगा होता है था, आज भी है, वही सबसे ज्यादा झुग्गियां बनाई गई थी। आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन जहां बना हुआ है वो पूरा इलाका झुग्गी से था। एमपी नगर का जो इलाका जो आज एक मार्ट खड़ा हुआ है वहां एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती थी। वल्लभ भवन का पूरा इलाका विधानसभा से लेकर के पूरा का पूरा झुग्गी से भरा हुआ अटा पड़ा हुआ है। आज भी मंत्रालय के इर्द गिर्द भयंकर जम के आबादित आवासीय क्षेत्र बना हुआ है। अब तीसरी चीज आप देखिए कि राजभवन से की दीवार से सटा हुआ बाणगंगा का इलाका पूरी तरह से झुग्गी से भरा पड़ा हुआ है। तालाब, जो छोटा तालाब था, छोटे तालाब का कैचमेंट एरिया पूरा का पूरा झुग्गी से हो गया। जो ट्रिपल टीआई है उसके ठीक सामने वाला इलाका पूरा झुग्गी से है। तो आप ये देखिए, और ये भी इतना ही नहीं बल्कि भोपाल शहर का चाहे पुराना शहर हो या नया शहर हो, वहां झुग्गियां इतनी तादाद में बन चुकी हैं कि इनको हटाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक बात यह है कि बाबूलाल गौर जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे तब उनको ये संज्ञा दी गई थी कि बुलडोजर मंत्री हैं ये, और उन्होंने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ में, और राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है, उनकी खुद की भी इस शहर को साफ करना था और उनकी मंशा थी। और उसी मंशा के तहत उन्होंने जब नगरीय प्रशासन मंत्री बने तो उन्होंने भोपाल शहर का पूरा झुग्गी मुक्त करने का जो अभियान चलाया, उन्हीं की देन है कि जो भोपाल का यातायात भी है वो आज व्यवस्थित हो पाया। आपको याद होगा कि भारत टाकीज का जो इलाका था वहां उस इलाके में
ट्रैफिक चलना मुश्किल होता था, वहां होटल बनी हुई थी मुख्य सड़क पे, उसको भी बाबूलाल गौर ने हटवाया और आज स्थिति ये हो गई कि अजायब घर से लेकर के पूरे स्थान साफ सुथरे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि इसके बाद जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, उन लोगों ने इन झुग्गियों को लेकर के कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं जताई कि जिससे ये यहाँ से हटाई जा सके। जी। कई बार ये मुद्दा उठा कि बाणगंगा से जो अरबों खरबों की जमीन है पूरी कब्जा में, कैचमेंट एरिया जो छोटे तालाब का जो पॉलिटेक्निक के ठीक सामने वाला, ट्रिपल टीआई के सामने वाला, वो पूरा का पूरा, आप अरेरा कॉलोनी के इलाके में चले जाइए, वो पूरा इलाका, तो आप ये मान के चलिए कि इनको हटाने के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की और बहुत बड़ी दमदारी की जरूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री के लिए भी और बाकी नगरीय प्रशासन के लिए भी। लेकिन छोटी सी बात ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार भोपाल में, ये राजधानी में जो झुग्गियां बनती हैं, इनको देखरेख करने का काम नगर निगम का है। तो नगर निगम क्या उस समय सोता रहता है जब ये झुग्गियां आबाद होती हैं, पूरी की पूरी बस्ती आबाद हो जाती है, तब जाकर के नगर निगम का अमला वहां सचेत होता है, जिसमें उनको हटाने में करोड़ों रुपए की लागत लग जाती है। बिल्कुल। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जी। आखिरकार इन झुग्गियों में सरकार ये सुविधाएं मुहैया क्यों करा देती है? बिजली वहां मिल जाती है, पानी वहां मिल जाती है, सड़क वहां मिल जाती है। तो ये वोट बैंक की राजनीति या राजनीतिक करण जब तक इन झुग्गियों का नहीं से समाप्त नहीं होगा, तब तक ये झुग्गियां आबाद होती रहेंगी। आप इनको सुविधाएं दे देते हैं, राजनीतिक संरक्षण दे देते हैं, वोट बैंकिंग बन जाता है इनका, तो फिर इनको हटाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये होता है। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है, शासन में इनको राशन कार्ड इनका बन जाता है, समग्र आईडी इनका बन जाता है, आधार कार्ड इनका उसी एड्रेस पे बन जाता है, तो तमाम सरकारी दस्तावेजों में शामिल हो जाते हैं। तो सरकार को वहां रोकना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिसके कारण ये कब्जे जो हो रहे हैं, जो पूरी राजधानी में कब्जे होते चले गए हैं। यदि इस बारे में निर्णय लिया गया है कि इनको हटाएं, तो ये मायने नहीं रखता कि अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे उनको हटाने में, क्योंकि अरबों की जमीन है जहां पर ये बैठे हुए हैं, वहां बहुत मुश्किल होता है। आप मंत्रालय के सामने की जो भूमि देख लीजिए, डॉक्टर अच्छा खासा राहुल, अरेरा हिल्स था जी। दरअसल ये राजनीतिक मंशा तो आपने बता दी, झुग्गियां बनाना भी राजनीतिक धंधा है, और जब तक ये राजनीतिक धंधा खत्म नहीं होगा तब तक झुग्गियां बनना बंद नहीं होगी। एक मोहल्ले से झुग्गी हटाएंगे, उनके लिए आप आवास दे देंगे, दूसरे मोहल्ले में नई झुग्गियां तन जाएंगी। तो दरअसल झुग्गियां हटाने के साथ साथ ये भी तय होना चाहिए कि अब नई झुग्गियां नहीं बनेंगी। जिस इलाके में झुग्गी बनेगी उस इलाके का नगर निगम का निरीक्षक, उसका जेडो, उसका पार्षद, वो सब पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो ये तो अनंत काल तक चलने वाला सिलसिला है। 1980 से शुरू हुआ है और भोपाल आज देश के उन सबसे 10 शहरों में शामिल हो गया जो जहाँ झुग्गियों की बहुतायत है, जो झुग्गियों में टॉप पर है। मैं आपको नाम गिना दूं उन 10 शहरों के: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद और बेंगलुरु के बाद भोपाल का भी नाम जुड़ गया है कि वो झुग्गियों का शहर है, जबकि ये राजधानी है। हमारा कहना यह है विकास जी, जब तक आप झुग्गियां ना बनने का फैसला नहीं करेंगे तब तक झुग्गियां हटाने का क्रम खत्म नहीं होने वाला। अभी एक आंकड़ा हमारे पास आया था कि भोपाल का एक इलाका ऐसा है जहां प्रति एकड़ 14 से 15 करोड़ रुपए की कीमत है उसकी, जहां पर झुग्गियां तनी हुई है, और वो झुग्गी की जो स्थिति, जो क्षेत्रफल है, वो करीब कम से कम 8-10 एकड़ का है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 100 करोड़ के आसपास की जमीन पर झुग्गियां तनी है और शहर की प्राइम लोकेशन है। तो ये स्थिति है। इसके साथ साथ वो इलाके भी हैं जो शहर की नगर निगम सीमा से जुड़े हैं, वहाँ दूसरे नगर का आदमी आता है और वो अपनी झुग्गी बनाता है। चूँकि शहर से दूर होता है, नगर निगम की सीमा के पास होता है, तो किसी का ध्यान जाता नहीं है। तो ये समस्या भोपाल से लेकर ग्राम पंचायत तक है। ऐसा नहीं कि खाली भोपाल में है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ साथ छोटे कस्बे और ग्राम पंचायत तक में अवैध झुग्गियां बन रही है। ये लाइलाज बीमारी है। आपकी राय? सरकार ने बड़ा फैसला किया है, 3 महीने में भोपाल की लगभग 1.5 लाख झुग्गियां हटाई जाएंगी और ये उम्मीद करनी चाहिए कि सच में ये हट जाएंगी। आपकी राय? सरकार अभिनंदन की पात्र है कि वो सोच तो आया कि 3 महीने में, मतलब लिमिटेड टाइम में हमें एक बड़ा काम करना है, वो भी झुग्गी व्यवस्थापन का। देखिए, रीसेटलमेंट तो जरूरी है, वो मानवीय कारणों से जरूरी है। आज आप झुग्गी वाले को कहीं भी उखाड़ के फेंक तो नहीं सकते हैं, उसे सुविधाएं देना भी जरूरी है ताकि जो जीवन जीने के लिए मिनिमम सुविधाएं चाहिए वो भी मिलती रहें।
अब मसला ये है कि इनको रीसेटलमेंट कैसे किया जाए, विद इन टाइम कैसे किया जाए। आपने जमीन की कीमत का प्रश्न बताया, रीसेटलमेंट की लागत का भी प्रश्न है, और इसके साथ मैं कहूँगा कि इसमें जो हम कहें कि मानवीय जो वातावरण चाहिए जीवन के लिए, न्यूनतम वातावरण चाहिए, उसके लिए जो एक अंतहीन चाहत होती है ना, वो एक सबसे बड़ी रोक लगती है। बहुत बार झुग्गीवासियों को बने बनाए मकान दिए गए, बने बनाए पट्टे के प्लॉट दिए गए 450 स्क्वायर फीट के, लेकिन उसमें उनका सोचना कि वो दूर है, ये मकान कमजोर है, ये अपने आप में एक उस तरफ से भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल डालता है उस रीसेटलमेंट प्लान लेकिन में। लेकिन मांगने वाले की चॉइस नहीं होती है। जैसे कहता है ना कि भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती है, आपने कहा आपको ना, मुफ्त में भी चाहिए और फिर वो राजनीतिक भी। वातावरण के चलते हमें उनके अपने इच्छाओं के लिए भी हमें उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, सिस्टम को उन्हें भी तो ध्यान देना ही पड़ता है आखिरकार। राघवेंद्र भाई, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक बार किसी झुग्गी के बंधु को एक व्यवस्थापन की एक जगह मिल गई, मकान मिल गया, प्लॉट मिल गया, भूखंड मिल गया, कुछ भी मिल गया, इसके बाद भी क्या उस परिवार का कोई व्यक्ति फिर से कोई नई झुग्गी में प्रवेश करता है या कोई नई झुग्गी बस्ती में आश्रित हो जाता है? इस बात को अगर नहीं रोका गया तो फिर पूरा सिस्टम करप्ट होता है। अब मुझे नहीं मालूम सन 80-84 में सरकार की कितनी इच्छा रही थी, अब की सरकारों की तो इच्छा है कि साफ सुथरा व्यवस्थापन हो जाए, और इसके लिए हमारे पास में आज जो कहना चाहिए कि तकनीकी कारक हैं और तकनीकी तौर तरीके वो भी मौजूद है। आज हमारे पास में आधार कार्ड का नंबर है, आज हमारे पास में आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट्स हैं, आज हमारे पास में समग्र आईडी है, बहुत सारी अन्य व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं सरकार के द्वारा प्रवाहित की गई हैं, जिनका लाभ ये झुग्गी के बंधु भी ले रहे हैं। तो किस तरह से हमें उनको यूं कहें कि उनको उससे जोड़ना है और वो कहीं और फिर झुग्गी बस्ती में वापस ना चले जाएं, विकास जी, इस बात को पॉइंट करना पड़ेगा। ये सबसे जरूरी प्रशासन के लिए मुद्दा रहेगा। देखिए, प्रशासन को पता है कि मर्ज कहाँ से है। जिसको हम बड़ा मुद्दा मान रहे हैं उनके लिए बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि प्रशासन की जानकारी के बगैर ना तो झुग्गियाँ बनती हैं और उनको पता है कि ये गिरोहबाजी कहाँ से होती है। लोग झुग्गी बनाते हैं, फिर उनको मकान मिलता है, वो मकान किराए से देते हैं और फिर ये झुग्गी बनाने चले जाते हैं। तो ये तो मैंने जैसे कहा ना राठी जी, ये राजनीतिक धंधा है। इसमें वोट भी बढ़ते हैं और राजनेताओं की झुग्गियाँ, हमने ऐसे भी कई लोग देखे जिनकी एक एक दर्जन झुग्गियाँ जो किराए से चलती है और वो राजनीति भी कर रहे हैं। वो मोहल्ले के पार्षद भी हो सकते हैं, वो मोहल्ले के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक धंधा है, अगर इस पर रोक लगेगी तो झुग्गियाँ बनना अपने आप कम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बंद हो जाएगा, लेकिन होगा भी तो वो व्यवस्थित होगा और ऐसा नहीं होगा कि हर कहीं किसी भी जगह पर कोई झुग्गी तन जाएगी। अगर झुग्गी तन रही है तो फिर नगर निगम को पता है कि झुग्गी तन रही है। जैसे एक कहावत है कि अगर मोहल्ले में कोई गुंडा आता है, बदमाशी करता है, तो पुलिस को पता रहता है। अलग बात है कि पुलिस उस पर कार्रवाई ना करे। तो इसमें कठोरता की जरूरत है हटाने की, और कठोरता की जरूरत है झुग्गियां बनवाने वाले, चाहे निगम के कर्मचारी हो, अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। पहले तो सरकार का अभिनंदन है कि वो झुग्गी हटाने का एक मन में विचार लाई। अब मन में क्या विचार लाई, प्रधानमंत्री जी की योजना भी थी, लेकिन उस योजना का भी क्रियान्वयन इतने अच्छे से नहीं हो पाया कि झुग्गियां शिफ्ट हो जाएं। अब आपने मन में लाया, लेकिन जैसा विकास जी ने कहा कि 3 महीने की समय सीमा भी तय की, तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने की समय सीमा में ये काम कहीं ना कहीं से मुमकिन है। 3 महीने में तो ये सर्वे नहीं कर पाएंगे, तो आप ये 3 महीने तो भूल ही जाएं। हाँ, लेकिन साल 1.5 साल का समय सीमा ऐसी तय हो और उसका स्टेप वाइज ये तय कर देते, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इनकी पूरी जीआईएस सर्वे कर दिया जाए। जैसे बंगलों का सर्वे करके आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, तो ऐसे झुग्गी का सर्वे क्यों नहीं होता? तो आप उसका पूरा सर्वे कर दे, उसके बाद आप कैसे अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे झुग्गी बनना बंद हो जाए। आप जो उपाय बता रहे हैं उससे झुग्गी बंद हो जाएंगी बनना, और ये तो उनके पेट पे लात पड़ेगी जो इस पर धंधा कर रहे हैं। सर, बहुत सारी चीजें। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से भी आप देख सकते हैं, घर बैठे मॉनिटरिंग, मतलब कमिश्नर अपने कमरे से मॉनिटरिंग कर सकता है, उसे हर साइट पे जाके मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि मुझे जो लग रहा है, जो 3 महीने की समय सीमा की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बॉम्बे का जो मॉडल
धारावी को हटा के अडानी को देने की जो योजना आई है, तो जैसा मुझे लग रहा है कि भोपाल में जो बेशकीमती जगहों पे झुग्गियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन जमीनों से सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए, मतलब दृष्टिकोण गलत है ये नहीं बोल रहा हूं, दृष्टिकोण रखते हुए इस पे निर्णय ले रही है, तो एक बड़ा सकारात्मक काम होगा कि चलिए उसका उपयोग हो और धनराशि वहां से आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब उस धनराशि का उपयोग करके आप इनको व्यवस्थित कर दें और नई झुग्गी किसी भी सूरत में ना बने, इसके लिए पूरा शहर का जीआईएस मैपिंग होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मास्टर प्लान में आप करते हो। हर चीज की हाई रेजोल्यूशन इमेज भारत सरकार के अपने सैटेलाइट्स, मतलब हमारे देश इतना आगे तरक्की कर चुका कि हमें कल क्या बना वो सैटेलाइट की इमेज भी इसरो के पास उपलब्ध है। तो हम ऐसी इमेजेस का डाटा रखें और उसके लिए लिंक मिली हुई है हर प्रदेश की सरकार, बिल्कुल, उसको करते हुए उसकी मॉनिटरिंग करें, हाई रेजोल्यूशन, उससे आप कमिश्नर कलेक्टर अपने कमरे के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन राठी जी, सवाल नियत का है। अगर नियत है तो सब हो जाएगा, लेकिन अगर ये सब आपने कर दिया तो फिर करप्शन कैसे होगा? तो ये भी एक बड़ी बात है कि करप्शन और ये झुग्गी और अपराध, ये सब एक मिला जुला खेल है। करप्शन के अलावा सर मुझे लगता है झुग्गी में सबसे बड़ी चीज ये है कि वो भीड़ तंत्र जो राजनीतिक दलों को लगता है वो इस झुग्गी से ही प्राप्त होता है। हाँ, माने कई सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से इसमें धंधा भी है नेताओं का, इसमें वोट भी है नेताओं के, और इसमें अपराधी तत्व भी हैं। ये बहुत सारी बातें। अब चूंकि आखिरी दौर में समय कम बचा है, मैं चाहूंगा कि एक मिनट में बात हो जाए तो दूसरे दौर की बातचीत भी हो जाएगी। राहुल जी, पहले आपकी तरफ आ रहा हूं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। देखिए राघवेंद्र जी, सरकार की यदि मंशा है कि 3 महीने के अंदर झुग्गी मुक्त शहर हो जाएगा, तो सरकार यदि कार्यवाही करती है तो 3 महीने में सरकार चाहे तो, और बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति रखती है, और वाकई में यदि राजधानी को झुग्गी मुक्त है तो 3 महीने का समय पर्याप्त है, क्योंकि सरकार के पास पूरी जानकारी है कि झुग्गियों में कौन कौन लोग रह रहे हैं, किनका संरक्षण प्राप्त है, वहां किस तरह की नेतागिरी हो रही है, तो और किस व्यक्ति के नाम से 3-3, 4-4 है। तो आप यदि सर्वे करवाएंगे तो सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास में है। सरकार ने कोई आनंद फानंद में निर्णय नहीं लिया और लंबा समय प्रक्रिया चल रही है और सरकार के पास तमाम जानकारियां हैं। तो सरकार यदि चाहे और पूरी यदि मतलब उसके साथ पूरी ताकत लगा दे और कहीं का दबाव उसके ऊपर ना हो, तो 3 महीने के अंदर भोपाल को झुग्गी मुक्त किया जा सकता है। ये कोई बड़े टेंशन की बात नहीं है कि इनका विस्थापन कहाँ होगा, ये इनको सोचना चाहिए। सरकार की मानवीय पहलू के तहत सोच सकती है, लेकिन झुग्गी बनाते समय जब ये लोग नहीं सोचते और प्रशासन नहीं सोचता, कार्यवाही नहीं करता, तो इनके विस्थापन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये लोग खुद इसीलिए झुग्गियां तानते हैं कि इनको विस्थापन मिल जाएगा। हबीबगंज से जो झुग्गियां हटाई गई थी उनको विद्यानगर या फिर अरेरा वो कोलार साइड में उन लोगों को अरेरा कॉलोनी के लास्ट फेस में उनको जगह दी गई थी। आज क्या हुआ, वहां से झुग्गियां हट गई, वहां मल्टी लोगों ने, बड़े बड़े लोग जिन लोगों ने झुग्गियां बनवाई थी उनको जमीनों को वैध पट्टे मिल गए, वहां बंगले खड़े हो गए। तो ये झुग्गी माफिया जो है, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कर्मचारी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, और सरकार को पूरी जानकारी है। यदि पूरी जानकारी यदि राहुल जी, तो 30% लोग राहुल जी झुग्गियों में रहते हैं जो एक्चुअल झुग्गी लायक है। इसमें एक बात और है कि आपने कहा कि सरकार के पास 3 महीने का वक्त है, हम इसको मान लें कि 6 महीने का है, क्योंकि 3 महीने तो सर्दियों के हो गए, 2 महीने, इसके बाद गर्मी तक सरकार उनका विस्थापन कर देगी बारिश के पहले। 6 महीने में अगर सरकार चाहेगी तो कर देगी, क्योंकि सरकार के पास सारे संसाधन हैं, वो सब कुछ कर सकती है बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो। और अगर जो आपने बात की है कि सरकार इसको रोक देगी, तो मेरा मानना है कि इसमें जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं निचले स्तर की, मोहल्ले की, उनके धंधे खत्म हो जाएंगे। जी देखिए राघवेंद्र भाई, बड़ा टेक्निकलिटी और स्ट्रेटेजी के साथ डील करने का विषय है। आपके पास में सबकी समग्र आईडी होती है जी, समग्र आईडी में परिवार डिफाइंड होता है, उनके नाम, उम्र, शब्द, इंद्राज होती है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इसके बाद में आपको समग्र आईडी के हिसाब से एक चीज और जोड़ूंगा मैं आपकी बात में कि सब कुछ होने के बाद भी अगर 500 झुग्गियां हैं तो जब उनका विस्थापन होता है तो वो 1000 हो जाती हैं, क्योंकि एक ही घर में बीच में एक साड़ी का पर्दा डाल दीजिए आप। हाँ, 2 बेटे हमारे। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसलिए कहा ना कि अब सरकार के पास में वो टूल्स हैं, आधार कार्ड है भाई, अगर किसी का आधार कार्ड मान लीजिए उसके गांव का है, राशन कार्ड का पता वहां का है, राशन उसे वहां से मूल उसकी राशन आवंटित दुकान वहां है, तो विभिन्न, मैं 3 बातों पे जोर दे रहा हूं, आधार कार्ड,
समग्र आईडी, और तीसरा हितग्राही योजनाओं में उसके द्वारा लिए जाने वाला फायदा, मतलब ये झुग्गी के बाशिंदों के मुताबिक मैं बात बता रहा हूं। हाँ। 3 चीजों से आप नोटिस कर सकते हैं, संख्या सर्वे हो जाता है। दूसरा कदम आपको ये उठाना है 3 महीने के लिए कि भाई एक आप इनको कंपनसेटरी राशि दे दीजिए कि भैया आप 2,000 रुपए महीने का कहीं भी मकान लो, इस समग्र आईडी का ये परिवार वहां जाएगा और अपना 2-3 साल रहे, साल भर रहे, इंडिपेंडेंटली रहे। उसके बाद में जब हम रीसेटलमेंट कर लेंगे, कहीं कोई चीज बना लेंगे, तो वहां पे आके आपको हम पट्टा दे सकते हैं, या जो भी सरकार को करना है, फ्लैट देना है, वो दे सकती है। तो इस तरह से रीसेटलमेंट 3 महीने में भी हो सकता है। अब बात क्या आती है कि सरकार के पास में क्या उपलब्धता है। एक है धनराशि की उपलब्धता चाहिए, दूसरी चाहिए जमीन की उपलब्धता। जमीन के मामले में कहूंगा कि जब झुग्गियों की रीसेटलमेंट हमें करना है तो हमें यकीनन भोपाल के मास्टर प्लान में कुछ लिबरल करना पड़ेगा। कहीं लैंड यूज छोटा वन था तो हमें उसे इस कार्य के लिए, रीसेटलमेंट के लिए, हमें शायद उसमें संशोधन करना पड़ सकता है। और एक तीसरी बात राजीव डॉक्टर साहब ने कही थी, सरकारी भूमियों का संरक्षण कैसे हो। जीआईएस सर्वे कर लेंगे आप, फिर सरकारी भूमि का संरक्षण कैसे हो, तो वो भी स्ट्रेटेजिकली बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा एक स्टेट फार्म हुआ करता था सुभाष नगर क्रॉसिंग के सामने, बिल्कुल। वो जमीन सरकार के नाम हो गई, सरकार ने उसे सेव किया, पता नहीं कैसे सेव किया। उसके ऊपर मैं 2-5 साल तक तालाब बना हुआ देखता रहा। फिर मतलब घोड़ों को पालने की जमीन पे 5 साल तक तालाब बना रहा। आज वहां पे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का टर्मिनल बन रहा, हब बन रहा है। तो ये जमीन को सेव करने के तरीके अधिकारी जानते हैं कि हमें किस तरह से कर लेना है। मुद्दे की बात नियत की है। दरअसल पूरा खेल नियत का है। अगर नियत साफ है कि ये काम करना है, तो जैसे बाबूलाल गौर ने 1990 में किया था, अभी भी हो सकता है। लेकिन राठी जी, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, पूरे गुलस्ता का पता नहीं क्या अंजाम होगा। यहाँ देखिए आपकी पॉलिटिशियन, जैसे आपने 3 पॉइंट बताए थे, समग्र आईडी, आधार कार्ड और एक चीज और बताई थी, हितग्राही योजना है, हितग्राही योजना। लेकिन लोकेशन पता लग जाती है। चौथा पॉइंट राठी जी भूल गए विकास जी, वो है पॉलिटिकल हितग्राही जो होते हैं ना, अगर वो उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर झुग्गियां नहीं। आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई दबाव, कोई लालच राठी जी क्रॉस नहीं कर पाए। जी राठी जी, देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास के भी मकान बनाए गए, फिर नगर निगम ने कहा कि हम इसको पैसे कहां से लाएं। पैसे कहां से लाएं, तो सरकार से फिर प्रपोजल आया कि आप कुछ व्यवसायिक या MIG HIG बना के बेच के उस पैसे से वहां मकान बना ले। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम, मतलब जैसे ही नगर निगम को मौका मिलता है, वो व्यापारिक संस्थान का रूप ले लेती है। जैसे नहीं, आप उसको यूं बोलिए, जैसे मौका मिलता है वैसे भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं जी। मौका मिला और करप्शन शुरू। उसमें झुग्गी के लिए कम और बाकी के लिए ज्यादा मकान बना लिया। चलिए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ होने को, लेकिन 3 महीने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 महीने मान लेते हैं, लेकिन हो जाए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद और विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मामला केवल भोपाल का नहीं है, ये शहर से लेकर पंचायत तक की दिक्कत है। इसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को भी आपको जोड़ना पड़ेगा और पंचायत तक की बात करनी पड़ेगी। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।